Hello everyone, welcome back to the channel. The poet and the poem in consideration for today is Sherman Alexie on the Amtrak from Boston City to New York. First of all, we will deal with the poet's introduction. Sherman Joseph Alexie, born October 7, 1966. He is still alive. He is 57 years old. अभी ये 57 साल के हैं, 57 साल के हैं. इज़ अ नेटिव अमेरिकन नॉवलिस्ट. नेटिव अमेरिकन से यहाँ पे मतलब है अमेरिकन इंडियंस या फिर रेड इंडियंस या फिर इनको और भी एक वर्ड दिया जाता है जिसको कहते हैं इंडिजीनियस अमेरिकन्स, यानी कि ओरिजिनल हैबिटेट. वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनको नेटिव अमेरिकन, इंडिजीनियस अमेरिकन, अमेरिकन इंडियंस या रेड इंडियन, इन 4-5 नामों से बुलाया जाता है. ही इज़ अ पोएट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म मेकर. हिज राइटिंग्स ड्रॉ on his experiences as an indigenous American with ancestry from several tribes. So we are aware of the fact that he is indigenous American. तो वहाँ पे ये रहने के कारण तो इनकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप हैं. इनके जो एंसेस्टर्स थे वो करीब 15,000 साल, 500 साल, 800 साल या फिर इससे भी ज़्यादा वहाँ पे रहते थे और ये उन्हीं के वंशज हैं. ही ग्रीव अप ऑन द स्पोकेन इंडियन रिजर्वेशन. स्पोकेन इंडियन रिजर्वेशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न वाशिंगटन स्टेट में है. ये एक जगह का ही नाम है बेसिकली. एंड नाउ लिव्स इन सिएटल वाशिंगटन. सिएटल क्या है? आ सी पोर्ट सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. एक सी पोर्ट सिटी है, वहाँ पे मतलब समुद्री जहाज़ वगैरह आते हैं, पोर्ट है वहाँ पे, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है. तो ये इस समय वहाँ पे रहते हैं. बेसिक चीज़ें ये याद रखने लायक हैं कि ये 57 ईयर्स के हैं, अलाइव हैं, मतलब अभी ज़िंदा भी हैं. प्लस इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा अपने रूट्स और मदरलैंड के लिए जो भी है इनका, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है. और ये ट्रिकस्टर के नाम से भी फेमस है. ट्रिकस्टर पोएट होने का मतलब ये है कि उन्होंने लिख दिया, आपने पढ़ लिया. लाइंस को लिटरल मीनिंग पढ़ के कुछ और समझ में आ रहा है, उसका मेन मोटो कुछ और है. जब तक आपको ये बात एहसास होगी तब तक आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ मिस हो गई या फिर पकड़ में आ गई. तो यही है कि एक ट्रिकस्टर पोएट कैसे लिखता है. सो दिस इज शर्मन अलेक्सी फॉर यू. सम ऑफ हिज अचीवमेंट्स, मतलब इनके अवार्ड्स क्या क्या हैं, इनको क्या क्या मिल चुका है. अमेरिकन बुक अवार्ड इन्हें मिला है 1996 में. नेशनल बुक अवार्ड मिला है 2007 में. पेन फॉकनर अवार्ड मिल चुका है 2010 में. तो ऑल्दो ही इज़ अ सक्सेसफुल राइटर एंड स्टिल, अब ये ट्रिकस्टर पोएट कहे जाते हैं तो ही हैव दोज काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़, दोज better qualities of writing, so he deserves all this. Before starting the poem, we should know the meaning of the title itself. तो आर्मट्रैक, ऑन द आर्मट्रैक फ्रॉम बॉस्टन टू न्यूयॉर्क सिटी. तो इसमें आर्मट्रैक जो है वो अमेरिका प्लस ट्रैक को मिला के बना है, दो वर्ड्स को मिलाया गया है और उसके बाद बना है आर्मट्रैक. इसका जो दूसरा नाम हम कह सकते हैं, नेशनल रेलरोड पैसेंजर कॉरपोरेशन के नाम से इसे जाना जाता है. आई रिपीट, नेशनल रेलरोड पैसेंजर कॉरपोरेशन. यू कैन गूगल इट आउट. बॉस्टन क्या है? कैपिटल ऑफ मैसाचुसेट्स है बॉस्टन जो है, बॉस्टन सिटी या फिर बॉस्टन जो है वो कैपिटल है किसका? मैसाचुसेट्स का. और ये जो न्यूयॉर्क सिटी है वो मोस्ट पॉपुलर सिटी है. तो कहाँ का? यूएसए का. So the poem goes like this. The white woman across the aisle from me says, look at all the history that house on the hill. There is over 200 years old as she points out the window past me into what she has been taught. I have learned little more about American history during my few days back east than what I expected, and far less of what we should all of the tribal stories. सो द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन, वाइट वुमन, वाइट डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ये एलिटरेशन है. फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो गया है. अक्रॉस द आइल फ्रॉम मी सेज लुक. आइल का मतलब होता है रास्ता. लुक एट ऑल द हिस्ट्री, ये जो पुराना हमारा इतिहास है, हेरिटेज है, वो कितना रिच है. दैट हाउस ऑन द हिल, वो जो पहाड़ियों पे घर है. देयर इज़ ओवर 200 ईयर्स ओल्ड, ये कम से कम 200 साल पुराना तो होगा ही, जो कि एक बहुत गर्व की बात है. किसके लिए? उस वाइट वुमन के लिए. एज शी पॉइंट्स आउट द विंडो पास मी, मतलब विंडो से गुजरते वक्त, रास्ते में गुजरते वक्त विंडो से दिख रहा था तो उसने पॉइंट आउट कर दिया कि वो देखो वो घर 200 साल पुराना है और ये हमारे हेरिटेज के लिए सबसे गर्व वाली बात है. इन टू वॉट शी हैज़ बिन टॉट, अब उसने जो वाइट वुमन थी उसने जो कुछ भी सीखा था उसने बोल दिया. तो यहाँ पे शर्मन अलेक्सी एक रेफरेंस ये पेश कर रहे हैं कि जो कोलोनाइजर्स होते हैं, जब भी आपकी कंट्री को इन्वेड किया जाता है, एनेक्स किया जाता है, उसको कैप्चर किया जाता है, तो जो कोलोनाइज़र होता है या फिर जो
जो भी आप पे कब्जा करता है वो अपनी हिस्ट्री को, वो अपने हेरिटेज को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, आपकी हिस्ट्री को, आपके हेरिटेज को, आपके मोनूमेंट्स को, आपके कल्चर को इन्फीरियर इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता है, ताकि आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आए और आप बाय द टाइम उसके कल्चर को एक्सेप्ट कर लें, यानी कि जो आपका कोलोनाइज़र है आप उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट कर लें। तो वहीं पे ये वुमन भी क्या कर रही है, जो यहाँ पे हुआ है अमेरिका में, यूएसए में जो कुछ भी हुआ है कि उनको कोलोनाइज़ किया गया, उसके बाद नई हिस्ट्री लिखी गई, तो उसके बेसिस पे वो ये सारी चीज़ें बता रही है। तो इस बात पे शर्मन एलेक्सी क्या रिएक्शन देते हैं? आई हैव लर्न लिटिल मोर अबाउट द अमेरिकन हिस्ट्री ड्यूरिंग माई फ्यू डेज बैक ईस्ट दैन वॉट आई एक्सपेक्टेड एंड फार लेस ऑफ वॉट वी शुड ऑल नो अबाउट द ट्राइबल स्टोरीज। तो शर्मन एलेक्सी ये कहते हैं कि मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि जब मैं ईस्ट में था तब मैंने अमेरिकन हिस्ट्री को इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं पता है जितना मुझे अपनी रूट्स यानी ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि जो शुड नो वाला फैक्टर है कि इतना आपको आना ही चाहिए, उतना तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जो वाइट वुमन है उससे बहुत ज़्यादा पता है। Whose architecture is 15,000 years older than the corners of the house that sits museum on the hill, Walden Pond. The woman on the train asked, "Did you see Walden Pond?" सो शर्मन एलेक्सी एक नेटिव अमेरिकन है, वो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो 200-300 साल पुराने घर हैं जो कि म्यूज़ियम हैं हिल पे, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही वो किसी काम के हैं, क्योंकि जो मेरी हिस्ट्री है, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ द पीपल, नेटिव पीपल की जो हिस्ट्री है, वो 15,000 साल पुरानी है, जिसके सामने 200 साल की हिस्ट्री तो एक बच्चे जैसी है। यहाँ पे म्यूजियम डाउन द हिल के बाद वॉल्डन पॉन्ड आया है। वॉल्डन पॉन्ड एक फेमस पॉन्ड है, एक छोटा वाटर बॉडी स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हेनरी डेविड थॉरियो ने, एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट, इन्होंने उसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तो ये कुछ हिस्ट्री से रेजोनेट करता है। द वुमन ऑन द ट्रेन आस्क्ड, डिड यू सी वॉल्डन पॉन्ड? क्या तुमने वॉल्डन पॉन्ड देख रखा है? And I don't have a cruel enough heart to break her own by telling her there are 5 Walden ponds on my little reservation out west, and at least 100 more surrounding Spokane. सो शर्मन वॉन्ट्स टू टेल अस कि शर्मन का दिल इतना भी निर्दयी नहीं है कि वो उस वुमेन को सच्चाई बता दें कि इस तरह के 5 वॉल्डन पॉन्ड्स को खैर शर्मन बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वॉल्डन पॉन्ड्स पड़ा है किसके नाम पे? हेनरी डेविड थॉरी वॉल्डन के नाम पे पड़ा है, इन्होंने उस पर बुक वुक लिखी है। तो हेनरी डेविड थॉरी वॉल्डन के नाम से वॉल्डन पॉन्ड फेमस है, लेकिन इस तरह के 5 वॉल्डन पॉन्ड कहाँ पे हैं? उन जहाँ पे वो रहते हैं वेस्ट में, एंड एटलीस्ट 100 मोर सराउंडिंग स्पोकेन। और स्पोकेन एक जगह है वॉशिंगटन में, जहाँ से सबसे पहले फादर्स डे का आइडिया प्रपोज किया गया था। फादर्स डे का आइडिया मतलब कि पहले मदर्स डे मनाया जाता था, लेकिन स्पोकेन एक पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे फादर्स डे को प्रपोज किया गया था कि फादर्स डे भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ फादर्स डे। वैसे तो यहाँ पे जिस वॉल्डन पॉन्ड की बात हो रही है वो मैसेच्यूसेट्स में स्थित है, यानी सिचुएटेड है रूट नंबर 126 पे। मैसेच्यूसेट्स रूट 126 करंटली इस समय वहाँ पे वॉल्डन पॉन्ड है, और ये एक रिजर्व्ड एरिया में आता है। The city I pretended to call my home. Listen, I could have told her I don't give a shit about Walden. I know the Indians were living stories around that pond before Walden's grandparents were born. तो शर्मन अलेक्सी इज ट्राइंग टू कन्वे अस कि मैं उस औरत से बोल सकता था कि आई कुड हैव टोल्ड हर आई डोंट गिव अ शिट अबाउट वॉल्डन, क्योंकि ये जो वॉल्डन पॉन्ड है ये एक नया नाम है जो कि हेनरी डेविड थॉरियो के नाम पे पड़ा है। हेनरी डेविड थ्योरी वॉल्डन के नाम पे पड़ा है, उन्होंने इस पे बुक लिखी है एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये बोल सकते थे कि इस वॉल्डन पॉन्ड वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा इतिहास 1500 साल पुराना है, मैं यहाँ के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ और हमें सब कुछ पता है। आई नो द इंडियंस वर लिविंग स्टोरीज, यानी कि हम इंडियंस जो रेड इंडियंस हैं वो एक लिविंग स्टोरी, हम लोग खुद एक जीती जाती स्टोरी हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हमारे अंदर वो स्टोरीज, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा हेरिटेज है, हमारे साथ चलता हुआ जा रहा है। ये जो रेड इंडियंस टर्म है इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने टर्म किया है, कॉइन किया है। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकले थे, लेकिन गलती से पहुंच जाते हैं अमेरिका, और वहाँ पे इंडीज़ नाम के आइलैंड पे जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रेड कलर का कॉम्प्लेक्शन है लोगों का, क्योंकि वो यूरोप से थे, तो यूरोप में वाइट कलर का कॉम्प्लेक्शन होता है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे लोगों का कॉम्प्लेक्शन रेड कलर का है, तो इनका नाम रख देते हैं रेड इंडियंस। And before his grandparents were born, I am tired of hearing about
Don fucking Henley saving it too, because that's redundant. If Don Henley's brothers and sisters and mothers and father hadn't come here in the first place. तो जिस वॉल्डन पॉन्ड की ये सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो शर्मन लेक्सी ये कहना चाह रहे हैं कि हेनरी डेविड थॉरी वॉल्डन के नाम पे ये वॉल्डन पॉन्ड का नाम पड़ा है। तो वॉल्डन पॉन्ड की नाम वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो वॉल्डन के भी परदादा के परदादा रहे होंगे, तब से ये पॉन्ड वहाँ पे था। तब तो इसका किसी ने नाम नहीं रखा, फिर भी ये एक हेरिटेज साइट था। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं ये सुन सुन के थक चुका हूँ कि डॉन हेनली ने इसे बचाया है। डॉन हेनली कौन है? डॉन हेनली एक 76 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन म्यूजिशियन है, यानी कि इस समय ये जीवित भी हैं और ये इस समय 76 ईयर्स ओल्ड के हैं। इनका एक रॉक बैंड ईगल्स है। रॉक बैंड यानी कि मतलब कि ये रॉक टाइप जॉनरा इनका है, रॉक म्यूज़िक, और उसमें ईगल्स नाम का एक बैंड है जिसमें ये काम करते हैं। ये उसमें एक ड्रमर है, ड्रमर यानी ड्रम वगैरह बजाते हैं, और लीड वोकलिस्ट है यानी कि गाना वगैरह भी गाते हैं। तो कहा यहाँ पे शर्मन एलेक्सी ये कहना चाह रहे हैं कि डॉन हेनली ने तो उसे बचाया ही नहीं, ये तो पहले से ही हेरिटेज साइट था। शर्मन एलेक्सी ये भी कहते हैं कि अगर डॉन हेनली ने इसे बचाया तो ये एक रिडंडेंट काम है, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको काम नहीं था, फिर भी आपने जानबूझ के वहाँ जाके काम किया ताकि लोग आपको थोड़ा बहुत नोटिस वगैरह करें। तो ऐसा वाला काम कर दिया इन्होंने इसको बचा के। अगर ये पहले से ही बचा हुआ था, पहले से ही बचा हुआ था, पहले से ही अच्छा था, जब आपके पापा दादा मम्मी ये लोग यहाँ पे नहीं आए हुए थे काम करने के लिए तो भी। अब शर्मन एलेक्सी डॉन हेनली से इतना चिढ़े हुए क्यों हैं? क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन है ही नहीं है, वो खुद एक यूरोपियन है और बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे सेटल हुए हैं। Then nothing would need to be saved, but I didn't say a word to the woman about Walden Pond because she smiled so much and seemed delighted that I thought to bring her an orange juice. शर्मन एलेक्सी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो वुमेन अपनी जो नई वाली हिस्ट्री है, जो जिसको चेंज करके लिखा गया है या फिर जितना उसको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ों को जान रही थी। तो उसने वॉल्डन के बारे में, शर्मन एलेक्सी ने वॉल्डन पॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोला। और वुमेन जो ओल्ड वुमेन थी, जो बहुत खुश थी अपनी नई हिस्ट्री को बताते हुए, तो उसको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, जबकि इसके बजाय वो गए शॉप पे और उसके लिए क्या लेके आए, ऑरेंज जूस लेके आए। क्योंकि शर्मन एलेक्सी को ट्रिकस्टर पोएट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका एक मतलब और निकलता है। एक मतलब ये निकलता है कि जब वो ओल्ड वुमेन ऑरेंज जूस पिएगी तो बोल कुछ नहीं पाएगी, और जब बोलेगी नहीं तो शर्मन एलेक्सी का दिमाग भी ख़राब नहीं होगा। Back from the food car, I respect elders of every color. So Sherman Alexis is trying to say that he respect every kind of elders, either they are black, white, caste, creed doesn't matters in terms of elder. All I really did was eat my tasteless sandwich. अब यहाँ पे दो मतलब इसके में निकलते हैं। पहला तो ये जो कन्वर्सेशन हुआ ओल्ड वुमन के बीच में और शर्मन एलेक्सी के बीच में, तो उससे उनका दिमाग ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उनका जो सैंडविच है वो टेस्टलेस हो गया। या फिर इसका मतलब ये है कि जो बाहर से कल्चर आया हुआ है, यानी कि इंग्लैंड से जो कल्चर ले आया गया है यूएसए, और उसके हिसाब से उन्होंने जो अटैक कर दिया उनके कल्चर पे, सारा जितना भी उनका स्टेपल फूड था या फिर जो नॉर्मल फूड ईटिंग हैबिट थी, उन सबको ख़राब करके अपना इम्पोज कर दिया। तो जिसकी वजह से इनका जो सैंडविच था वो टेस्टलेस इनको लग रहा था। ड्रिंक माई डाइट पेप्सी, उन्होंने अपनी पेप्सी वगैरह ख़त्म की। एंड नॉट माई हेड वेन एवर द वुमेन पॉइंटेड आउट। तो शर्मन एलेक्सी क्या करते थे, जब भी वुमेन कुछ भी देखती थी बाहर की ओर, पॉइंट करती थी कि वो देखो, ये देखो, वहाँ वो है, यहाँ ये है, तो शर्मन एलेक्सी बिना बोले अपना सर हिला देते थे, ताकि वो वुमेन को लगे कि हाँ, ये आदमी बहुत ज़्यादा मुझसे प्रभावित है, मेरी हिस्ट्री को ये समझ पा रहा है, और द वुमेन वॉज प्राउड ऑफ इट। Another little piece of her country's history, while as all Indians have done since this war began, made plans for what I would do and say the next time somebody from the enemy thought I was one of their own. अनदर लिटिल पीस ऑफ हर कंट्रीज हिस्ट्री, यानी कि शर्मन एलेक्सी ये जो नया अमेरिका है, न्यू अमेरिका है, जहाँ पे यूरोपियंस बस गए हैं, उसको अपनी खुद की कंट्री नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जब तक वो जो नेटिव अमेरिकन थे, ऑरिजिनल ट्राइब्स जो थे, वो वापस आके नहीं रहने लगेंगे, तब तक वो इस कंट्री को अपनी कंट्री नहीं मानेंगे। एज ऑल इंडियंस हैव डन, जब से ये वॉर शुरू हुआ है कि नेटिव्स और जो बाहर के फॉरेनर्स हैं उनके बीच में जब से ये वॉर शुरू हुआ है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला, कि हमारी कंट्री की उनकी कंट्री, एज ऑल इंडियंस हैव डन सिंस द वॉर बिगन, मेड प्लान्स फॉर व्हाट आई वुड डू एंड से द नेक्स्ट टाइम। हम जो रेड इंडियंस है वो क्या करते रहते हैं, जब भी ऐसा कोई कन्वर्सेशन होगा, हम किसी ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसे पर्सन से कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि यूरोपियन है और आके अमेरिका में सेटल होके अपने आप को खुद का नेटिव अमेरिकन बता रहा है, तो हम उससे क्या रिप्लाई देंगे। हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं, लेकिन आखिरी में कर नहीं पाते हैं।
Somebody from the enemy thought I was one of their own, यानी कि जो बाहर के लोग हैं उनको शर्मन अलेक्सी एनिमी ही बोल रहे हैं, एनिमी कंसीडर करते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों ने आके नेटिव्स को एलियनेटेड फील करा दिया, यानी कि बाहर का फील करा दिया है। थॉट आई वॉज वन ऑफ देयर ओन, यानी कि जो बाहर के लोग हैं वो जब भी इनसे मिलते हैं तो वो यही सोचते हैं कि ये लोग भी उन्हीं के जैसे हैं या फिर उन्हीं के यहाँ से आए हुए हैं, यानी कि यूरोप में ब्रिटेन से आए हुए हैं। लेकिन जो कि एबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं, यानी कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, उनका भी एक अस्तित्व होना चाहिए। जो यहाँ पे शर्मन अलेक्सी इज रेफरिंग टू द आइडेंटिटी क्राइसिस दे आर फेसिंग। अपने ही कंट्री में एलियनेटेड सब वो फील कर रहे हैं क्योंकि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा भर चुके हैं।